क्लास का फायदा उठा रहे हो। देखो, एक टेक्निक बची है, एलाइजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैं कराऊंगा। एक काम कर, तुम में से कोई एक बुला के लाना नीचे। हेलो हेलो, किसी को बुला के लाओ आवाज के लिए। सुन लो, 1 घंटा एग्जैक्ट मैं टॉपिक खत्म कराऊंगा। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना था तो मैं कम से कम नहीं आता। पर आज पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो 1 घंटा। कुछ बातें कंक्लूड करूंगा मैं, बहुत जरूरी है लास्ट में, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा प्लान बताऊंगा जो तुम्हें करना है, और उसको फॉलो कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, चीजें काम बन जाएगा। ए, अब डांटना नहीं चाह रहा, लास्ट क्लास है। मैं टाइम दूंगा इसका, मैं टाइम दूंगा, पर 1 घंटा पढ़ लो उसके बाद। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम जो तो अब तक सारे गायब थे। आज क्लास लग रही है कि हाँ क्लास है। आज समोसा खाना है। एक मिनट बैठो, अभी आता हूँ।
हेलो हेलो, हाँ बढ़ा दिया ना। हेलो 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 हेलो, हाँ आई, ठीक है। चलो ठीक है। देखो, अब 1 घंटा आप अच्छी तरीके से पूरा ध्यान लगा करके, ठीक है, 1 घंटा, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स ले रहा हूं, मैक्स टू मैक्स, बचे हुए 1 घंटा में एंजॉय कर लेंगे। ठीक है, देखो टाइम बोल दिया है मैंने, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा अभी। ठीक है, ठीक है। क्यों? आधा घंटा ही मिलेगा पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए 1 घंटा मैक्स मांग रहा हूं मैं आधा घंटा में खत्म करा दूंगा। क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, लगभग 70 60 70 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बीएमएस प्राइम तुम्हें मिल ही रहा है। ठीक है, उससे कर लेना। क्लियर है बिल्कुल? हो गया? ठीक है, हाँ हाँ भाई बोल दिया। ठीक है, अब देखो मैंने ऑप्शन बोल दिए हैं, ऑप्शन जो बेस्ट होगा, जो चीज अवेलेबल होगी बढ़िया गर्म मिल जाएगी। पर क्लास के बीच में जब तक पढ़ाऊंगा तब तक कोई नहीं बोलेगा। टॉपिक खत्म होते ही मैं प्रॉपर टाइम देंगे जिसमें डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, पर जब तक पढ़ाई चलेगी कोई नहीं बोलेगा। चलेगा क्या? नहीं बोलेगा, नहीं कोई भी, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है ना? हाँ, टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो, 11:26, यानी 12:15 तक का टाइम मांग रहा हूं तुमसे मैं। दोगे? सिर्फ 12:15 तक का। 12:15 तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट लगना चाहिए मेरी क्लास है। पीछे वाले, अरे आज तो वो भी आया है। नहीं देखो अच्छा लगता है, क्योंकि देखो अब जैसे पढ़ाने वाली क्लास आज लास्ट है, पढ़ाने वाली। ठीक है, बीच में रोटेशन होता रहेगा। ठीक है, मैं कभी तरुण सर, कभी सर्वेश सर, कोई ना कोई आता रहेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, टेस्ट में कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है, डिस्कशन करना है, वो हम करते रहेंगे। ठीक है, पर पढ़ाने वाली क्लास, यानी आज सिलेबस हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के मूड में भी आया था, पर तुम्हें देख करके लग नहीं रहा है प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, और सच में मैंने नहीं सोचा था कि क्लास इतनी भरी मिलेगी मुझे। मतलब जब तुम लोगों ने दर्शन दे ही दिए हैं तो फिर मैंने भी सोच लिया है कि जिस चीज की मना करता हूं शायद वही चीज आ जाए। ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, अच्छे ऑप्शन भी बता दिए हैं। ठीक है, अब बता दिए उनको, जो जो मिल जाए उनमें से बेस्ट, लेकिन सब अच्छा हो। कोई हरीलाल है या हरीलाल? हाँ, उसी को लिए बोल दिया है मैंने। वो तब भी थोड़ा सा हाइजेनिक है, और तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हाइजेनिक है क्या नहीं है। जो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक बेकरी का भी ऑप्शन दे दिया है, मियोनीज कोई बेकरी है, मेयोनीज है क्या, मोनीज, हाँ, वहां से कुछ मिल जाएगा इस क्वांटिटी में तो ठीक है। पर 45 मिनट मुझे चाहिए।
बस बैठ जाओ फटाफट, आज सब आए हैं। चलो दर्शन कर लें उन बच्चों के जो आज आए हैं, ठीक है। पढ़ाई चल रही है ना सही? मतलब मान के चल रहा हूं जो आज बच्चे आए हैं ना वो पढ़ रहे होंगे, समझ रहे हो ना? वो रिवीजन कर रहे होंगे, बाद बाकी के यहां जो बच्चे आ रहे थे उनका रिवीजन आज एंड हो जाएगा। और आज के बाद सब लोग अपना अपना, मतलब जूलॉजी में तो जूलॉजी में ताला लगा लोगे, सिर्फ रिवीजन पे लग जाओगे, बॉटनी खत्म हो जाएगी 18 तक, यस, और केमिस्ट्री आपकी 18 से पहले खत्म हो जाएगी, इनऑर्गेनिक छोड़ करके। इनऑर्गेनिक बची है थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी। 18 लेक्चर, अभी जैसे मेरे लेक्चर हट जाएंगे ना, मेरी जगह आपकी केमिस्ट्री चालू हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग लगभग टाइमली चीजें आपकी समेट के आपके हाथ में आ जाएंगी। तो कर दे स्टार्ट। अब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए भाई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। 45 मिनट मांग रहा हूं, अब 45 मिनट के अंदर वो लेकर के आ गए तो रोक देंगे, क्योंकि मैंने कहा वेट नहीं कराना, जो गर्म मिल जाए लेके तुरंत लेके आ जाना, ठीक है। पर कोशिश करो 45 मिनट तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, टॉपिक खत्म कर लेते हैं। भाई आज तो सभी आए हैं। पढ़ाई सही चल रही है पीछे, फूटेगा ना इस बार? चलो, अब वो दोनों नहीं आए भाई, कहां हैं दोनों? एक और दो भाई साथ साथ आते थे। अब आ जाओ इधर, अब एकदम साइलेंट बेटा, अब साइलेंट, सीरियस, एकदम सीरियस। मैं टाइम पूरा दूंगा तुम्हें, 45 मिनट के बाद पूरा टाइम दूंगा, एग्जैक्ट टाइम, जिसके अंदर मस्ती भी कर लेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे, ठीक है, फोटो सेशन भी कर लेंगे, ठीक है। पर 45 मिनट मुझे चाहिए, बचे हुए आधे घंटे तुम्हारे। करें स्टार्ट? देखो इधर इधर जो एक पीछे, एक सुनो ना, सबसे पहले हमने बात की थी बायोटेक में एग्रीकल्चर की एप्लीकेशन, फिर हमने बात की मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के अंदर हमने फिर बात की अर्ली डायग्नोसिस की, पीछे बेटा पीछे, अर्ली, इधर अर्ली डायग्नोसिस की। अर्ली डायग्नोसिस पर लास्ट 2 ईयर से बेटा सुन लो, इधर इधर, ठीक है ना। एक दो अनाउंस कर दे रहा हूं तो मैं मंडे से, मतलब मंडे को मैं एक शेड्यूल डाल रहा हूं रिवीजन की स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर टाइम मिले तो देख सकते हो, मैंने अनाउंस कर दिया है, सारे बच्चे आए तो बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी कि हफ्ते में मैं छूट, आपका टाइम कितना ले रहा हूं, 45 मिनट का। हफ्ते में 2 से 3 चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा हर हफ्ते, ठीक है, हर हफ्ते। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, और उन टेस्ट लेने से पहले जो भी मैं टॉपिक टेस्ट में अनाउंस करूंगा हफ्ते में एक दिन, संडे वाले दिन, ठीक है, पीडीएफ टेस्ट की मिलेगी आपको, 45 मिनट के अंदर अंदर उसको सॉल्व कर लेना है। 1 मिनट एक क्वेश्चन बहुत होता है, कोशिश करना उसको 15-20 मिनट में ही कर लो, इतना ही सही टाइम है। फिर पर उस 3 चैप्टर या 2 चैप्टर में जो टेस्ट में ले रहा हूं, पहले मैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस 45 मिनट पर डे की होगी, 3 दिन प्रैक्टिस चलेगी, जिसमें एआर की प्रैक्टिस होगी, जिसके अंदर स्टेटमेंट की प्रैक्टिस होगी, जिसमें मैचिंग वाले जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी, जिसमें कई स्टेटमेंट आते हैं, 6-7 स्टेटमेंट, उसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट निकालने पड़ते हैं, सबसे टिपिकल वही पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस होगी, और एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। समझ गए ना मेरी बात? सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, सारे क्वेश्चन बीएमएस प्राइम से अलग होंगे, क्योंकि बीएमएस प्राइम के क्वेश्चन तो तुम लगा ही रहे हो, वो क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं मैं लास्ट में, ये भी बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो यानी तुम एक क्या ना, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जिनको अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो उनको एक मोटिव मिल जाएगा। मोटिव का मतलब है कि भाई अगले हफ्ते पहला टेस्ट हो रहा है, इसमें रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, और सर्कुलेशन, ठीक है, ये 3 चैप्टर सर पूछेंगे। इन 3 चैप्टर को मैं क्या कर लूं, हल्का सा पलट लूं, नहीं पलटने का टाइम मिल रहा तो 45 मिनट के सेशन में आकर के, क्योंकि मैं क्वेश्चन के बेस पर सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा, और स्पेशली मैं उन सब टॉपिक के क्वेश्चन यूज करने वाला हूं जो 4 सालों में, अभी मैंने एनालिसिस डाली थी, जो सब टॉपिक आए हैं मैं उन सब टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि 3 लेक्चर लूंगा 45-45 मिनट के, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के, उनसे वो सारे टॉपिक कवर हो जाएं, जिसको नीट में तुम्हें पेपर मिल जाए, सारे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। संडे को एक पेपर होगा, ठीक है, माइलस्टोन, उसको अपना
बिना टाइम वेस्ट करे चुपचाप से अपना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड का मतलब कॉपी कर लेना है, उठा करके टाइम सेट करके उसको ओएमआर में फिल कर लेना है, और ईमानदारी से अपने मार्क्स एक नोटबुक में लिख लेने, पहले टेस्ट में मेरे मार्क्स इतने आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे 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 तुम्हें, समझ रहे हो, छोटा सा टारगेट मिल जाएगा कि भाई अगले हफ्ते ये, अगले हफ्ते ये, अगले हफ्ते ये। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 या 5 टेस्ट में पूरी जूलॉजी कवर कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसको सिंक करने की कोशिश करूंगा तुम्हारी जो टेस्ट सीरीज चालू हो रही है उससे, जिससे कि वो टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आए तो तुम्हारा लगभग वो चीज हो चुके, दूसरा टेस्ट आए यानी तुम्हारी 11th वाली पूरी सिंक हो रही है, 12th थोड़ी सिंक नहीं हो रही, 12th वाला पार्ट, पर 12th वाला पार्ट ऑलरेडी तुम्हें आता है पहले से, मान के चलते हैं, तो तुम सिंक कर लोगे। 11th में दिक्कत आती है तो वो मैंने सिंक कर दी है, आई या नहीं आई। दूसरा टेस्ट यहां के सबको देने हैं ऑफलाइन के, कोई घर नहीं जाएगा जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं हो रहा। हाँ, एग्जाम देने के बाद बिंदास होकर चले जाना, दिक्कतें यहां मिलेंगी, पर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, घर जाते ही एटमोस्फियर चेंज होता है और कहीं ना कहीं आपकी साइकिल पूरी चेंज हो जाती है, और उसका ड्रॉबैक साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। बस एक पॉजिटिविटी रहती है, खाना अच्छा मिल जाएगा, मम्मी पापा बहुत ज्यादा सेवा करना चालू कर देंगे, ध्यान रखना चालू कर देंगे, वो आपके लिए गलत हो जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। तो लास्ट टाइम जो साइकिल चल रही है उसको बस मेंटेन रखना है, ठीक है, जिससे कि नीट के एग्जाम तक पूरा रिवीजन करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम दोगे। और एक बार वो ध्यान रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं निकलेगा। मैं हर बार कह रहा हूं, कम से कम 30 पेपर लगाने पड़ेंगे कम से कम, तब जाकर के आप तैयार हो पाओगे। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, मॉक टेस्ट पेपर लगाने से सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम पर मैं बोल दे रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है बिल्कुल। तो बस सारे टेस्ट यहां के देने, और एडिशनल टेस्ट पेपर दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। क्लियर है बिल्कुल। टेस्ट में कोशिश करना कि सारे के सारे प्रेजेंट रहे यहां पर, और हम भी जब भी आएंगे तो टेस्ट वाले दिन ही आएंगे, ठीक है, जो भी राउंड लगाएगा टेस्ट वाले दिन ही लगाएगा यहां पर, ठीक है, जिससे तुमसे मिलना भी हो जाए, कुछ इंटरेक्शन होना है वो भी हो जाए, डिस्कशन करना है वो भी हो जाए, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर मैंने 3 टेक्निक बतानी थी। एक तो मैंने बताया पीसीआर अर्ली डायग्नोसिस में यूज होता है, पहला। दूसरा मैंने बताया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, जिसमें क्या आती है, ऑटो रेडियोग्राफी, कल मैंने करा दी थी, वो आपको याद रखनी है। और तीसरा ध्यान रखना है अलाइजा। अलाइजा मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो मुझे कराना है। अगर मैं अलाइजा की बात करता हूं, अलाइजा किस पर बेस्ड होता है, आप बोलोगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड होता है। मैं आपसे कहूं, ये क्वेश्चन आता है, मैं आपसे कहूं कि ऑटो रेडियोग्राफी किस पर बेस्ड होती है, आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड होती है। किसका हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे आरएनए और डीएनए का हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बिल्कुल। इनके जुड़ने पर बेस्ड होती है। किस चीज में यूज होती है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ म्यूटेशन या म्यूटेंट, ठीक है, या फ्यूचर में होने वाले कैंसर, क्योंकि वहां थाइमिन रिपीटेशन की वजह से भी कैंसर हो जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर, अगर थाइमिन का रिपीटेशन या डायमर बन जाते हैं, ठीक है। इन सब के अंदर ऑटो रेडियोग्राफी यूज होती है। क्लियर बिल्कुल। पीसीआर किस पर बेस्ड है, अगेन पीसीआर डीएनए आरएनए के पॉलीमराइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है। ऐसे ही अलाइजा किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। क्या बॉडी में अलाइजा से एंटीजन ढूंढ सकते हो, यस। क्या एंटीबॉडी ढूंढ सकते हो, यस। जितने भी स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया वायरस होते हैं, स्लो ग्रोइंग, उनके लिए हमेशा एंटीबॉडी हम आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि एंटीबॉडी स्लो ग्रोइंग कहीं भी कोने में पड़ा हुआ है तो हमें ब्लड के सैंपल में वो मिलेगा नहीं, मतलब उसके एंटीजन नहीं मिलेंगे, एंटीजन उसकी सरफेस पर होते हैं, पर उसके एंटीबॉडी हमें पूरे ब्लड में मिलेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में कंटिन्यू डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उससे प्लाज्मा सेल इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कंटिन्यू एंटीबॉडी बना रहे होंगे, और सारे एंटीबॉडी हमारे ब्लड में मिल जाएंगे। स्लो ग्रोइंग के केस में एंटीबॉडी, और फास्ट ग्रोइंग के केस में आप एंटीजन डिटेक्ट करते हो। इसमें कोई डाउट है। चलो, अब एलाइजा से हम कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए एलाइजा एक किट आती है। क्या आती है, किट, जिसमें 96 बैल होते हैं, जिनमें अगर एंटीजन ढूंढना है तो एंटीबॉडी कोटेड आती है, और एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो एंटीजन कोटेड आती है, पहले से ही कोटेड होती है। क्लियर है बिल्कुल। दूसरा, जब भी उस किट को हम परचेस करते हैं तो किट के साथ हमें और क्या मिलता है, किट के साथ हमें और क्या मिल सकता है, तो किट के साथ हमें 2 चीजें मिलती हैं। एक भाई एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, यानी एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें एंजाइम लिंक्ड होता है। कौन सा एंजाइम, पेरोक्सीडेज। तो पेरोक्सीडेज जुड़ी हुई एंटीबॉडी साथ में आती हैं, जिससे हम डिटेक्शन में यूज करते हैं, और जो एंजाइम जुड़ा होता है उस एंजाइम का सबस्ट्रेट भी साथ में आता है, जो इसको प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग में यूज होता है। अब कैसे करते हैं, ठीक है, किस पर बेस्ड है, समझ में आ गया होगा।
किस पर बेस्ड है? अभी बताया मैंने, एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। पहला क्वेश्चन डायरेक्टली यही मिलेगा। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कौन सी टेक्निक किस पर बेस्ड है, किस टेक्निक से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बायो ऑटोग्राफी पर, पीछे ध्यान से बताने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे कहूं म्यूटेशन डिटेक्ट करनी है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर मुझे म्यूटेंट दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर कभी म्यूटेंट नजर नहीं आते, क्योंकि उनका रेडियो लेबल्ड प्राइमर या प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हां, अगर मुझे डिसीज डायग्नोसिस करनी है तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वो दिखेगी, मुझे हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा। यस, फोटोग्राफिक प्लेट पर आपको रेडियो एक्टिविटी या रेडियो लेबल्ड प्राइमर नजर आएंगे, तो मतलब वो डिसीज डिसऑर्डर बॉडी में है। अगर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जो एक्सरे की फिल्म होती है, उस पर अगर आपको रेडियो लेबल्ड प्राइमर या प्रोब नजर नहीं आते, तो समझ लेना वो चीज, मतलब म्यूटेशन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। म्यूटेशन में उल्टा होगा और डिसीज में उल्टा होगा। ये क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी बेस्ड। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, नंबर 1। ठीक है, इससे आप क्या ढूंढ सकते हो? पैथोजन के आप एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ में उसके एंटीबॉडी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। सर कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एलाइजा। तो एलाइजा में 96 बेल वाली हम प्लेट लेते हैं, एंटीजन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ में एंटीबॉडी। अगर तुमसे कहूं मैं एंटीजन ढूंढने, तो क्या करेंगे? एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करने, तो क्या करेंगे? एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है, एंटीजन को आइडेंटिफाई करना है तो क्या करने वाले हैं? और एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करना है तो क्या करने वाले हैं? मार्केट में प्रिपेयर्ड प्लेट आते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता। ठीक है, पहले से ही बने हुए होते हैं। और हर डिसऑर्डर के, हर पैथोजन के अलग अलग प्लेट होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का अलग आता है, टीबी के बैक्टीरिया के लिए, एचआईवी का अलग आता है। जैसे आपको एंटीजन ढूंढना है तो क्या कोटेड होगा उनमें पहले से ही? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पहले से ही लगे होंगे इनके अंदर। अरे, एंटीबॉडी पहले से लगे होंगे इनके अंदर। तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट आते हैं मार्केट में, एंटीबॉडी कोटेड प्लेट आते हैं मार्केट में पहले से ही। एंटीबॉडी कोटेड प्लेट आते हैं मार्केट में पहले से। हां, अगर आपको एंटीबॉडी ढूंढने तो प्लेट में क्या लगा होगा? पहले से ही नॉन एंटीजन लगे होंगे, नॉन एंटीजन प्लेट में पहले से ही लगे होंगे। क्लियर है? आप सैंपल लो, सैंपल में मतलब ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड के अंदर सीरम को अलग कर लोगे। सीरम के अंदर क्या होते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी। आप सैंपल को इन प्लेट में अप्लाई करोगे और क्या ढूंढना चाह रहे हो आप यहां पर? एंटीजन। तो अगर मान लो एंटीजन है, मान लो एंटीजन है, तो एंटीजन किससे बाइंड कर जाएगा? पर कुछ भी नजर नहीं आता। आपने सीरम भर दिया, कुछ पर होल्ड करोगे, फिर प्लेट को आप खाली कर दोगे। अगर सीरम में एंटीजन होंगे तो बाइंड कर जाएंगे, नहीं होंगे तो बाहर निकल जाएंगे, पर कुछ पता नहीं है हमें। फाइनली मैं क्या करने वाला हूं? थोड़ी देर इसको होल्ड करूंगा, उसके बाद अब इस प्लेट के संग एक बाइल आती है। वो बाइल क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। उसमें क्या लगा होगा? पहले से एंजाइम। ये लैब में प्रिपेयर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं जिनमें परऑक्सीडेज नाम का एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। कौन सा एंजाइम? पर ऑक्सीडेज। जब मैं इन एंटीबॉडी को इस प्लेट में डालूंगा तो अगर मान लो इनमें एंटीजन थे, पहले से लगे हुए हैं, तो उन एंटीजन से कौन बाइंड कर जाएगा? ये एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी? जिनमें पहले से क्या लगा हुआ है? एंजाइम। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। पर मुझे पता कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर इसको होल्ड करूंगा, फिर उसको उल्टा कर दूंगा, एडिशनल सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा, जो बाइंड होना है वो बाइंड हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब साथ में जब पेरोक्सीडेज एंजाइम वाली एंटीबॉडी आप यूज करते हो तो साथ में एक बाइल और आती है, इस एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। इस एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। जब मैं इस एंजाइम के सबस्ट्रेट की बात करता हूं
कोई नहीं, बंद हो गया। एंजाइम के सबस्ट्रेट की बात करता हूं, आने दो भाई। सबस्ट्रेट का मतलब हर एंजाइम का कोई ना कोई सबस्ट्रेट होगा, तो हमने एक बाइल सबस्ट्रेट की बना के साथ में रख दी है। जैसे आप सबस्ट्रेट डालोगे, हम देखना चाहते हैं इसमें एंजाइम है या नहीं। अगर एंजाइम होगा तो सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट। क्या चेंज हो जाएगा, कलर, चेंज द कलर। मतलब टेस्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट? यानी बहुत सिंपल टेस्ट है, आपको कहा जाए आप लगा लोगे, ठीक है। एंटीबॉडी ढूंढने तो एंटीजन कोटेड प्लेट ले लोगे, एंटीजन ढूंढने तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट ले लोगे। हर पैथोजन की प्लेट पहले से प्रिपेयर्ड आती हैं। प्लेट के साथ दो एडिशनल बाइल आती हैं, एक में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, तभी तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे बोल रहे हैं, और साथ में उनका सबस्ट्रेट होता है। आपने सबसे पहले एंटीजन अप्लाई किए, ये क्या लगे पहले से, एंटीबॉडी, ये तो जानते हो ना, एंटीबॉडी। और यहां क्या लगे होंगे, एंटीजन। सेकंड स्टेप लेते हैं, मान लो आप इसमें ढूंढना चाहते हो सैंपल में क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखने के लिए मान लो एंटीबॉडी है इसके अंदर, ठीक है, आपको पता नहीं है, तो उसमें बाइंड कर जाएंगे एंटीजन से, ठीक है। अब आप सेम ऐसी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं पहले से ही, पर वो एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी होते हैं। कैसे होते हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी, जिनमें एंजाइम पहले से लगे होते हैं। आप इन एंटीबॉडी को उसमें अप्लाई करोगे जिनमें पहले से एंटीबॉडी कोटेड है, पर आपको पता कुछ भी नहीं है, ये एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी है, तो ये क्या करेंगे, इस एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएंगे। कर गए, पहले से क्या लगा हुआ है इनके पास, एंजाइम। आपको पता नहीं बाइंडिंग हुई है नहीं हुई, आप अब क्या यूज करोगे, सबस्ट्रेट। जैसे ही आप सबस्ट्रेट यूज करोगे, जैसे ही आप सबस्ट्रेट यूज करोगे, और अगर कलर चेंज हो गया तो क्या बता रहा है, इसके अंदर एंजाइम है। मतलब सबस्ट्रेट चेंज इनटू प्रोडक्ट, मतलब एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब तू जानता है, आजा, अरे आ जाना, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मेरे, मुझे बता दे, मैं कर दूंगा, तेरा हाथ ऊपर जाएगा। हेलो 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 हेलो, ठीक है। नॉलेज होना आपकी इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। मैं अब उस जमाने में तुम्हारी उम्र का था, अपने पंखे की कॉइलिंग वायरिंग सब कर लेता था, तो क्या मैं इलेक्ट्रिशियन हो गया क्या, समझ में आया। आज भी कहीं फंस जाता हूं ऐसी जगह पर, ठीक है, जहां कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तो इमरजेंसी में छोटे मोटे काम मैं कर लेता हूं, समझ में आया। नॉलेज होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और इंडियन डॉक्टर इसलिए मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि ये इतने जुगाड़ू होते हैं, जो नहीं जानते वो भी जानते हैं। अब आ जाओ, कोई डाउट? अगर एंटीजन ढूंढे जाए तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, एंटीबॉडी ढूंढे जाए तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तुम पीछे बताओ, समझ में आया नहीं आया, पीछे हाँ ना तो करो, आ गया ना, तो पीछे मां साहब, समझ में आ रहा है पीछे, तुम मोबाइल में लगे पड़े हो यार। हाँ पीछे, बस ग्रीन टी शर्ट, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, चलो। कुछ पूछना है इसके अंदर? अरे आज तुम भी आए हो, बहुत सही भाई, आज ये भी आया, बहुत बढ़िया। सबको ही देख रहा हूं मैं, अच्छा लगता है, देखो लास्ट टाइम लास्ट क्लास है भाई, तुझसे ही कह रहा हूं, तुझसे वो जैकेट पहना है बीच में, हाँ तू गायब था बहुत दिनों से, वो तो सब तो आ ही रहे हैं। चलो अच्छी बात है यार, ठीक है। लास्ट में दर्शन तो देके जा रहे हो भाई, मैं दर्शन नहीं दे रहा हूं, तुम मुझे दर्शन देने आए हो, समझ में आया। मैं तो यहीं रह, मतलब मैं तो घूमता रहूंगा।
समझ रहे हो? तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम दर्शन भी नहीं दोगे मुझे, बड़े आदमी हो जाओगे भाई। आज तुम्हारे संग फोटो खिंचवा लूंगा, कल तुम फोटो भी नहीं खिंचवाओगे। अरे यार, समझ में आई? तो करें चालू। ये टेक्निक हमारी अब खत्म हो जाती है, अब थोड़ा डेटा है। मैं चाह रहा हूं डेटा यहीं याद करा दूं, ध्यान से सुनोगे। मोबाइल मोबाइल ले लो उससे, रखो मोबाइल, ठीक है? अभी मोबाइल नहीं, पूरा टाइम देंगे मोबाइल के लिए, अभी रुक जाओ। अब थोड़ा सा डेटा है, थोड़ा सा डेटा है। अगर मैं तुमसे कहूं, सुन लो मेरी बात, अरे बैठने दो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इधर इधर, कैप इधर। यार तू तो समझदार बच्चा है। हाँ तुझसे ही कह रहा हूं मैं। हाँ, तुम जो समझदार बच्चे हैं वो पीछे जो बैठे हो ना, वो लीडर हो एक तरीके से। तुम्हें देखना है पीछे गड़बड़ ना हो कुछ भी। समझ में आया ना? आगे आ जाओ। अब मैं डेटा की बात कर रहा हूं, और डेटा के अंदर कुछ चीजें आएंगी, कुछ टाइम भी आएगा, कुछ नाम भी आएंगे, ठीक है? और वो कहां यूज होते हैं, जैसे सबसे पहले बात करूंगा ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज एक्चुअल में होता कहां पर है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से मतलब क्या है? जो आप अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। जैसे एक तो व्हाइट माइस तुमने देखा होगा चिड़ियाघर में, सब जगह। पर एक व्हाइट माइस आप देखोगे लैब के अंदर, जहां रिसर्च लैब होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? तुम फिर डाइवर्ट हो गए। दोनों में अंतर होता क्या है, सुन लो मेरी बात। दोनों में अंतर इतना होता है क्योंकि यहां क्लिनिकल पीछे क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं। क्या करने होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल। जैसे मानो कोरोना का वायरस है, अब कोरोना वायरस मुझे इन सब के ऊपर क्या कराना है? इन्फेक्ट करा के देखना है कि किसमें किसका इफेक्ट होता है। मानो आज पहला ट्रायल लिया, 3 को सेलेक्ट किया मैंने, और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कराया, समझना। पर तीनों की इम्यूनिटी इतनी तगड़ी निकली, कोरोना का असर ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये पिद्दी सा वायरस बेकार है, नहीं आया क्या? जबकि मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई, जबकि यहां क्या था? इम्यूनिटी इनकी मजबूत थी, इम्यूनिटी इनकी मजबूत थी। अरे कौन है भाई? एक मिनट, चुप 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 चुप। हाँ पूछ रहे हैं कौन है।
कैसा हिसाब? नहीं, खर्च से मतलब नहीं है। मैं तो क्या क्या हुआ, मैं देखो ना, तो मेरा कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से क्या ना, मैं हिसाब लगाता हूं मैं तो। ठीक है, अगर हिसाब लगाता तो मैं उसके सेंड भी नहीं करता। मैं बस ये है, जो बेस्ट ऑप्शन मिल जाए वो सारे ऑप्शन ले आओ यहाँ पर। ठीक है, कुकुम्बर। मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे उनको। ठीक है, तो उनमें कौन सी दुकान किया था मैं बताया? हरीलाल। तो हरीलाल पर जो जो ऑप्शन मिल जाए बेस्ट वो लेना, जो उनको बेस्ट ऑप्शन मिले वो बेस्ट ही लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। पर देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बीटी सर हैं, ये एमडी सर हैं। मैं मैं इथिक्स पे खर्च करता हूं, मैं यहां खर्च करता हूं, समझ रहे हो ना? मैं सिलेक्शन में खर्च करता हूं। ठीक है, और मेरा सही मोटिव और सही तुम्हारा जो गिफ्ट होगा ना, वो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुमसे सिर्फ इतना सी चाहिए, तुम बस सिलेक्शन दे दो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट। ठीक है, अब आ जाओ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सुनना, मैं देखो मेरी आज प्रायोरिटी है कि मैं चारों डेटा याद करा दूं, मतलब हम इंजॉय भी कर लें पर हमारा डेटा याद हो जाए। पढ़ाने का तो 15-20 मिनट का है, पर तुम ध्यान से सुन लोगे ना, ए, तो डेटा याद हो जाएगा पूरा का पूरा। करें स्टार्ट? सुन रहे हो ना ध्यान से? पीछे वाले पक्का सुन रहे हो ना सारे के सारे? तू पिट के आया किसी से? पिट के आया किसी से? तो ढंग से नॉर्मल रहे भाई। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज एक प्रॉमिस तो लूंगा मैं जाने से पहले पूरी क्लास से। सब प्रॉमिस समझते हो? कसम, और वो निभानी पड़ेगी बस। हाँ, वापस आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की, ये तीनों का इम्यून सिस्टम इतना तीनों का इम्यून सिस्टम इतना परफेक्ट था कि मुझे उस वायरस के अंदर पैथोजेनिसिटी नजर ही नहीं आई, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग थे। तो अगर मुझे किसी की भी पैथोजेनिसिटी पता करनी हो या किसी ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करना हो, तो मुझे ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए जिसके इम्यून सिस्टम सबके बराबर हो। तो हमने एक ऐसे ट्रांसजेनिक माइस बनाए जिसके अंदर थाइमस होती ही नहीं है। अगर थाइमस नहीं होगी तो सबका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? बराबर। अब मैं किसी भी ड्रग की सेंसिटिविटी पता करनी है, कर सकता हूं। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल लगाना हो, पता कर सकता हूं। नहीं समझ में आया? किसी भी चीज की स्टडी करनी है मुझे, फूड मटेरियल की, तो भाई माइस पे यूज करूंगा मैं, क्योंकि वो ट्रांसजेनिक माइस है, मेरे हिसाब से बने हुए माइस हैं, जिनको मैं अपने हिसाब से मोल्ड किया हूं, डिजाइन किया हूं, बनाया हूं। क्लियर बिल्कुल? तो इनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्लियर बिल्कुल? 95% इंडिया के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, ट्रांसजेनिक माइस ही यूज होते हैं। 5% में और एनिमल, जिसमें ग्विनी पिग भी यूज होते हैं, जिसके अंदर मंकी भी यूज होते हैं, रुइसिस मंकी, जिसके अंदर शीप, रैबिट, ठीक है, आप कह सकते हो ये फिश, बहुत सारे एनिमल, पर वो रेयर में यूज होते हैं जब आप स्पेशलाइज किसी उसी चीज पर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, जब क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट स्टेप पर आपके ठीक हो गए तब सेकंड स्टेप पर आओगे। ठीक है, पर इंडिया में फर्स्ट क्लिनिकल स्टेज पर ही ट्रायल नहीं होते, मैं क्या बताऊं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि लगभग 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो कौन है? माइस। इसके अलावा मैंने बताया रैट भी है, रैबिट भी है, पिग भी है, शीप भी है, काव भी है और फिश भी है। ये ध्यान रखने हैं आपको। अब इनका यूज कहां कहां कर रहे हैं? अगर कोई जीन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जीन की। किसी भी जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी, किसी भी जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी, समझना मेरी बात, या उसका फिनोटाइपिक करेक्टर की स्टडी करनी है, तो हम कहां यूज करेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। बस एक लाइन ध्यान रखनी है, किसी भी नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं, किसी भी जीन का। बस इसमें और डेटा तो मैं जो अंडरलाइन करूंगा बस वही ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं स्टडी ऑफ डिसीज, तो आप जैसे जैसे हम अपनी लैब में बात करें तो हमारी लैब में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे काम होता है, वो ऑलरेडी बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्यूनी पिग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ग्यूनी पिग। ग्यूनी पिग एक्सपेरिमेंटल पिग है, उसके अंदर हम माइकोबैक्टीरियम को इंजेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर उसकी स्लॉटिंग होगी,
स्लॉटिंग हाउस अलग होता है, और स्लॉटिंग करने के बाद हमें उनके ऑर्गन देते हैं, ठीक है, कि भाई आप ऑर्गन की स्टडी करो कि उसका इफेक्ट किस ऑर्गन पर क्या पड़ेगा, ठीक है, वो स्टडी फिर बाद में लैब में होती है। क्लियर बिल्कुल। तो किसी भी डिसीज, अब जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है डेंजरस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है डेंजरस, कैंसर है डेंजरस है। तो इन सब के लिए क्या चाहिए हमें? ट्रांसजेनिक एनिमल ही चाहिए, जिन पर आप प्रॉपर स्टडी कर पाओ। ह्यूमन पे तो स्टडी करोगे नहीं, ठीक है। तो 4 डिसीज याद रख लेना, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर। वैसे नई एनसीईआरटी में इनको उड़ा दिया है, ठीक है, पर फिर भी आपको याद रखना है। क्लियर है? हाँ, नई लेटेस्ट वाली में है। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि एक एडिशन देखा था उसमें ये था ही नहीं लाइन, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। ये 4 डिसीज याद रखने, क्वेश्चन यही आएगा कि किसकी स्टडी में, इन चारों की स्टडी के अंदर हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। अगला, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है भाई, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी आप क्या यूज करते हो? ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करूं, तो सबसे पहले आपने सुना होगा जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, याद आया? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने एक टर्म यूज किया था एम्फाइसीमा, और मैंने बताया था एम्फाइसीमा में होता क्या है, लंग्स का सरफेस एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन लंग्स में बढ़ जाती है, और CO2 की कंसंट्रेशन लंग्स में अगर बढ़ जाएगी तो लंग्स के जो सेप्टम है उनमें भाई सेल है, सेल के पास क्या होंगे? लाइसोसोम्स होंगे, सुसाइड बैग, और सुसाइड बैग की वॉल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है जिंदगी में, ध्यान रखना, ठीक है, विटामिन ई और ऑक्सीजन। तभी कहते हैं कि सुबह के टाइम अनुलोम विलोम करना चाहिए, तभी कहते हैं आपकी डाइट में विटामिन ई होनी चाहिए। समझ रहे हो? विटामिन ई जो सुंदरता बढ़ाती है ना, सुंदरता बढ़ने का मतलब है सेल का रिफ्रेशमेंट, नहीं आया क्या? और इसके अलावा बहुत सारी चीजों के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होती है बॉडी के अंदर। यानी अगर लाइसोसोम्स की बात करूं, अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो बॉडी में यही नहीं, पूरी बॉडी के पार्ट में लाइसोसोम तो हर जगह होते हैं, फटना चालू हो जाएंगे, और कार्डियक मसल्स में फटे तो कार्डियक हार्ट अटैक हो सकता है। समझ रहे हो? आपके मसल्स में फटे तो मसल्स में रिपेयर नहीं होते, मसल्स का नंबर फिक्स है, रिपेयर हो जाते हैं कुछ हद तक, पर ज्यादा अगर डैमेज हो गया तो रिपेयर भी नहीं होते। समझ में आया? दिक्कतें बहुत आ जाएंगी। तो बॉडी में बहुत सारी जैसे नर्वस सिस्टम है, उसमें नुकसान हुआ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो इनको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीजन, और तीसरा मैंने क्या बताया यहां पर? विटामिन ई। ये आपकी डाइट में बहुत जरूरी है, आपको यंग रखने के लिए, आपको लंबे समय तक बेहतरीन रखने के लिए, और आपकी बॉडी में जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट को हम एंटी एजिंग भी कहते हैं, जो एज को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरी बात या नहीं? यस या नो? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो सेम एम्फाइसीमा के अंदर जब वो फटते हैं तो उनमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो वो रिलीज होता है और सेप्टम का डाइजेशन कर देता है। तो अगर एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। तो एंटीट्रिप्सिन हम कहां बनाते हैं? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांसजेनिक एनिमल में बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में। या अगर फिनाइल कीटोन यूरिया का ट्रीटमेंट करना है तो इसके भी थेरेप्यूटिक्स हम कहां बना रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो 12 थेरेप्यूटिक्स में इंक्लूड है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं तो इसके भी थेरेप्यूटिक्स हम कहां बना रहे हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर। 3 चीजें ध्यान रखनी है, एम्फाइसीमा, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में आपको बता भी चुका हूं, अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, याद आ गया? तो अगर वहां प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाए, प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन, फाइब्रस टिश्यू का मतलब है कोलेजन फाइबर, क्या बोलते हैं उसको? सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर? बिल्कुल डेंजरस। लंग्स कैसे हो जाते हैं? सॉलिडिफाई हो जाते हैं, याद रहेगा? चलो ठीक है, एक और ध्यान रखना है, जब हमें पता चला कि पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सबसे ज्यादा किस एनिमल के मिल्क में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क नहीं, ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और एक अकेला लौता ह्यूमन मिल्क ऐसा मिल्क है जो इजीली डाइजेस्टेबल है, और एनिमल के मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होते, इजीली डाइजेस्टेबल है, ठीक है। तब साइंटिस्टों के दिमाग में आया क्यों ना ह्यूमन मिल्क में उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई किया जाए। कर भी लिया हमने, उसको हमने एक काव जिसका नाम था रोजी,
के अडर के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब जो मिल्क बन रहा था उसमें ह्यूमन प्रोटीन ज्यादा मात्रा में थी, लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर, समझ रहे हो, और इजीली डाइजेस्टेबल थी। तो उस काव को हमने क्या नाम दिया? ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी, याद रहेगा। तो पहली ट्रांसजेनिक काव बनी थी 1997। ये पूछेगा, डेटा है सारा का सारा, सब एक साथ लिखना है आपको। कितना इसमें प्रोटीन था? 2.4 ग्राम पर लीटर। पहली ट्रांसजेनिक काव थी, और जिसमें प्रोटीन का नाम क्या था? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। इजीली डाइजेस्टेबल होता है। आई नहीं आई? याद रहेगा। तो पहला मैंने क्या बताया, कहां पर यूज कर रहे हो ट्रांसजेनिक एनिमल को? किसी भी जीन की फिजियोलॉजी, ठीक है, और डेवलपमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए। और कहां यूज कर रहे हो ट्रांसजेनिक एनिमल को? सेकंड क्या बताया था मैंने? सेकंड डिसीज के स्टडी के लिए। भाई इतनी खतरनाक डिसीज है, ह्यूमन थोड़ा स्टडी करोगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी करोगे। तीसरा बताया मैंने, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए। कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट? 3 तो डिसीज के ट्रीटमेंट, एम्फाइसीमा, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके अलावा फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी, 2.4 ग्राम पर लीटर, 1997। याद रहेगा, ध्यान से सुनना, मतलब मेरा पर्पस है डेटा याद हो जाए, क्लियर है। अब 2 काम और होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के, क्या? जैसे जब कोरोना की वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होती थी उससे भी पहले पोलियो, याद रखो पोलियो, क्योंकि पोलियो पे क्वेश्चन आता है। पोलियो की वैक्सीन, पल्स पोलियो अभियान चला था पूरी इंडिया के अंदर, याद हो आपको? घर घर वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के, याद आए बेटा? तो मस्त हो जाते बातों में। आज बातें करने तो नहीं आए ना? हाँ, अब आ जाओ, करें स्टार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर क्या? ध्यान से सुन लो बस, लास्ट ये थोड़ा डेटा है, डेटा तुम ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो भूल जाओगे, और यहां याद हो जाएगा डेटा। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने बात किसकी की यहां पर? भाई वैक्सीन। अगर आपको वैक्सीन की सेफ्टी का ट्रायल करना है, जैसे आप जानते हो पोलियो की वैक्सीन के अंदर लाइव एक्टिवेटेड पोलियो वायरस था। अगर ट्रांसपोर्टेशन के समय वो कहीं एट्यूनेटेड की जगह पैथोजेनिक में कन्वर्ट हो गया तो बहुत बड़ी लोगों पर इसका असर पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? बहुत सारे बच्चे पोलियो ग्रसित हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन किया, कहीं बाहर से यहां पर आया, ठीक है, पटना में आया, तो पटना में सबसे पहले वो लैब में मेन स्टोर होगा, वहां जाएगा, वहां मैं उसमें सैंपल्स में थोड़ा सैंपल लेकर के, ठीक है, माइस के ऊपर ट्रायल करूंगा उसका। अगर माइस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसमें पैरालिसिस नहीं हुई, तो मैं ग्रीन झंडी दे दूंगा, भाई अब सप्लाई कर दो पूरे पटना के अंदर, लगा दो लोगों के। नहीं आया क्या? तो स्टेप बाय स्टेप जो डेंजरस वैक्सीन होते थे उनकी क्लिनिकल ट्रायल के लिए या सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम इनको यूज करते थे, ट्रांसजेनिक एनिमल को। तो अगला मैं बताने वाला हूं, पोलियो मत भूलना, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं पोलियो के लिए? अरे भाई पूरा अभी तू बस खुश रहे, थैंक यू, पर अभी रुको मेरी बात। नहीं, खुश रहो, ठीक है, पर अभी इसका टाइम रखेंगे लास्ट में, क्लियर है? अब तू थैंक यू बेटा, ठीक है, खुश रहो, सेलेक्ट हो, ठीक है। पर मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट सिर्फ तुम्हारा सिलेक्शन है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। मतलब तुम्हें पता नहीं है, मुझे ये बहुत बड़ा गिफ्ट है यार, बहुत मतलब मैं, चलो मैं अभी छेड़ूंगा नहीं बात, यहां आओ भाई, क्योंकि पूरा टॉपिक खत्म कर दूं, पहले खत्म करना अलग है, याद करा दूं, ठीक है, लास्ट टॉपिक है ना भाई। पोलियो वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, सुन लो मेरी बात, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसजेनिक माइस, कहीं दे रखा है। हाँ, अगर ट्रांसजेनिक माइस पर रिजल्ट हमें बढ़िया मिलते हैं और फर्दर हमें ट्रायल करना है तो हम ट्रांसजेनिक मंकी यूज करेंगे, नहीं तो ट्रांसजेनिक माइस से भी हमारा काम चल जाता है। बस 3 पॉइंट ध्यान रखने। आज की डेट में बहुत सारे डिब्बे बंद प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये डिब्बे बंद प्रोडक्ट होते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, कैंसर बुरी तरह से फैल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक टेस्ट बनाया, एम्स टेस्ट, नाम भी उसका एम्स है, ठीक है, समझना। उसमें क्या होता है, जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं हमारे लिवर में जाता है, लिवर उसको डिटॉक्सीफाई करता है, ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन वो नॉन कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी।
तो ऐसे प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए हमने एक नया टेस्ट बनाया, एम्स टेस्ट, ठीक है। पर फिर भी पैसे दे करके सारी चीजें इंडिया के अंदर पास हो जाती हैं, नहीं तो मामला समझ में आया। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी आप टॉक्सिसिटी पता लगाने के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हो। तो जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो 5 पॉइंट ध्यान रखने। सबसे पहले किसी भी जीन की फिजियोलॉजी, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन, उसके समझ रहे हैं मेरी बात, सबको पता लगाने के लिए क्या यूज करोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। दूसरा मैंने बताया डिसीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल, वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल, केमिकल की टॉक्सिसिटी का पता लगाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल। याद रहेगा? चलो अब हम एक ऐसी साइंस के बारे में महारत जान चुके हैं जो कुछ भी कर सकती है, आधा इंसान और आधा जानवर बना सकती है। इंसान को लाइक खली छोड़ो, वो एक मूवी आती थी हल्क, यस, हल्क जैसा भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट जब जानती थी अगर इसको छूट दे दी गई तो तबाही हो जाएगी, पूरी बायोडायवर्सिटी बिगड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या हो रहा है, कहां हो रहा है। क्लियर है? तो इसका अल्टरनेटिव हमने निकाला और हमने कहा कि कोई भी यूं ही अपने आप काम नहीं कर सकता, इसके लिए आपको परमिशन लेने पड़ेगी। तो हर कंट्री में एक कमेटी बनाई गई, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इंडिया में भी है, वो परमिट कर, उनके ऊपर भी पूरी वर्ल्ड लेवल पर एक कमेटी है, लाइक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सब क्या करते हैं? अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के आप कोई काम कर सकते हो। आपने बिना अप्रूवल के गुपचुप काम किया तो उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा जब आप पब्लिकली होगा, ठीक है, आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए अप्रूवल लेना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो कौन अप्रूवल देता है इन चीजों के लिए? एथिकल इशू की बात करना है, आप बोलोगे जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जितने भी जीएम रिसर्च होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, ठीक है, जो पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज होती हैं, तो उनका पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या ये पब्लिक सर्विस के लिए ठीक है, क्या बायोडायवर्सिटी को बिगाड़ तो नहीं रही, क्या ह्यूमन के लिए कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके सब कुछ ओके है तो आप इसको परमिट करोगे। जैसे अभी बताया था ना मैंने लेटेस्ट, वो ह्यूमन जीनोम पे थोड़ा काम मिला है, ह्यूमन ऑर्गन को डेवलप करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, यानी ह्यूमन और एनिमल के हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन के ऑर्गन उन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ करेंगे। ये प्रोजेक्ट पहले रोक दिया गया था एक टाइम में, अब इसको परमिट किया गया है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। उसमें यही टेक्नोलॉजी लग रही है, आई या नहीं आई? दूसरा, भाई ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो मानो इस बच्ची ने कोई काम किया, मानो ये दूसरी बच्ची बैठी है, इसके पापा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मान लो, ठीक है, माना कि, तो इसने अपनी सारी बातें इसको बता दी, इसने पापा को बताई, पापा ने वाह सुपर आइडिया है, ठीक है, कल ही छाप देते हैं, ठीक है, मतलब कल ही इसको मतलब कंपनी के अंदर अलाउ करा देते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं। आइडिया इसका था, इसने इसको बताया, इसने पिताजी को बताया, पिताजी के पास पावर थी, पैसा था, उन्होंने सीधे सीधे नोट छाप डाले, नहीं आया क्या? तो एक तरीके से इसका क्या कर दिया, ठीक है, मेंटली हरेसमेंट कर दिया। इसको पता चलेगा यार क्या कर दिया भाई, ये मेरा आइडिया, पैसा तुम कमा रहे हो, तुमने परमिशन तो ली नहीं हमसे, या भाई 5-10% शेयर ही कर लेते, कुछ तो होता भी मेरे आइडिया का, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि भाई पेटेंटिंग सिस्टम लेकर के आते हैं कि जो भी कोई नई चीज इन्वेंशन करता है तो वो अपने उस चीज को पेटेंट कराएगा, फिर दूसरा कोई भी उसका यूटिलाइज करता है दुनिया में तो उससे परमिशन लेगा, ठीक है, उससे जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका एक पार्ट इसको देगा, ठीक है, भाई इसका भी बनता है ना, इसको आइडिया तो इसी का है, ठीक है, तब जाकर के उसको परमिशन मिलेगी, वो चीज कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पेटेंटिंग और बायो पेटेंट में अंतर क्या होता है समझना। पेटेंटिंग की अगर बात करूं तो पेटेंटिंग किस चीज के लिए होती है? ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो एक इन्वेंटर को दिए जाते हैं। किस बेस पर दिए जाते हैं? भाई उसके जो भी पेटेंट है उसमें नोबिलिटी होनी चाहिए तो एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे। नॉन ऑब्वियसनेस, पहले से लोग ना जानते हो, भाई कोई नया चीज है लोग नहीं जानते, मैंने खोजी है तभी तो तुम्हें पेटेंट करा पाओगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं यूटिलिटी नहीं है, इंसान के लिए यूटिलिटी भी होनी चाहिए तो आप पेटेंट करा सकते हो, ये है, ठीक है। अब पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, आप अगर कोई इन्वेंशन करते हो, कोई अच्छी खोज करते हो, ठीक है, आप पेटेंट करा सकते हो। कोई पुराना इन्वेंशन था उसको आप इंप्रूव करते हो बेहतर तरीके से, आप पेटेंट करा सकते हो। कोई प्रोसेस है, आपने एक ऐसी प्रोसेस जनरेट की है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आप पेटेंट करा सकते हो। हाँ, कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपने कोई बहुत अच्छी डिजाइन की है, सोचो शूज की डिजाइन भी पेटेंट होती है, कार की डिजाइन तो पेटेंट होती है, तभी तो देखे होंगे हर कार के बम्पर
स्पेसिफिक होते हैं, कोई दूसरी कंपनी उस कार के उस चीज को कॉपी नहीं कर सकती, ठीक है, थोड़ा चेंज करेगी। यहां तक कि किताबों के भी कॉपीराइट होते हैं, आप डायरेक्ट किसी भी किताब का डायग्राम उधर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कॉपीराइट, ये तो कॉपीराइट की बात कर रहा हूं, और एक पेटेंटिंग इन चीजों की होती है, समझ में आ गया। अगर आप यूज करोगे तो उससे परमिशन लेने पड़ेगी, ठीक है, उसको अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट के उस आधार पर, तब जाकर के आपको परमिशन मिलेगी कि आप कर सकते हो। पर जहां नियम होते हैं वहीं उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ठीक है, और नियम बनाने वाला ही धज्जियां उड़ाता है, सिंपल सी बात। अब मैं बात कर रहा हूं पेटेंटिंग की, समझना। अब पेटेंटिंग में कौन इन्वॉल्व हुआ और किस चीज का पेटेंट करा रहे हैं, हम इनके अलावा और भी चीजों का पेटेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझना। इनिशियली पेटेंट वर ग्रांटेड फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेंटर्स, क्योंकि उस समय आम आदमी रिसर्च नहीं करता था, आम आदमी इंडस्ट्रियल रिसर्च, जैसे डॉक्टर रेड्डी की आर&डी सेक्शन है, रैनवैक्सी का आर&डी सेक्शन है, फाइजर का पूरा आर&डी सेक्शन है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हर कंपनी के आर&डी सेक्शन होते हैं, वहां पर रिसर्च होती है, ठीक है, आपको उनसे कोलैबोरेट करना पड़ता है, तब वो जाकर पेटेंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं। सोचो, उसमें भी वो अपना प्रॉफिट खाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर बाद में जब देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो इसको इंडिविजुअल लेवल पर भी ऑथेंटिकेट किया। और किन कंट्री ने किया? यूएस, जापान और मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये तीन महादुष्ट थे जिन्होंने ये चीज स्टार्ट की, और इन तीनों में यूएस ने सबसे ज्यादा इंडिया का शोषण किया है, सबसे ज्यादा। अब किस लेवल पे किया है बताता हूं, आप खुद दंग रह जाओगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अगला एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अब शोषण की बात आ रही है। शोषण क्या हुआ? देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, समझना मेरी बात, प्लांट्स अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बी आइडेंटिफाइड, जो पहले से आइडेंटिफाइड है, नोन है, हम अपने कल्चर में यूज करते हैं, तुम उनको पेटेंट कराए जा रहे हो, ठीक है। डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स, जो ऑलरेडी हम पहले से आइडेंटिफाइड है, हम बना चुके हैं, हमारे फार्मर्स उनको यूज करते हैं, इंडिजिनस पीपल जो जितने भी आदिवासी उनको यूज करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही, समझ रहे हो, स्पेसिफिक रीजन और कंट्री में पाए जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर हैं वो आती हैं और लगातार इनको पेटेंट करने में लगी हुई हैं, तो इससे पूरी पब्लिक या पूरी दुनिया के लोग नाराज हैं। तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तुम्हारे पास भाई अपने कंट्री के रूल बना रखे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ना तो जो अंडर डेवलप या अनडेवलप कंट्री है तुम जाकर शोषण करो, उनकी चीजों को अपने नाम पेटेंट कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इंडिया के एग्जांपल। इंडिया में हम राइस का एग्जांपल ले रहे हैं। इंडिया में लगभग 2 लाख वेराइटीज हैं राइस की। कितनी? मैं राइस की बात कर रहा हूं, अभी बासमती की बात नहीं कर रहा, जिसमें बासमती की कितनी वेराइटीज है? 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती इंडिया के अंदर मिलती हैं, समझना भाई। इंडिया राइस के मामले में टॉप लेवल पर है, और इंडिया का बासमती अपनी एरोमा के लिए, अपनी स्मेल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब ये लोग आए भाई इंडिया पे, तो समझ रहे हो ना, अटैक किए हैं इतने, वाह क्या चीज मिल रही है यहां पर इंडिया के अंदर। तो उन्होंने यहाँ के बासमती को पेटेंट करा लिया अपने नाम। उनका हो सकता है फ्यूचर में ये और डेवलप हो जाए तो पेटेंट छीन ले हमसे। एक काम करो, उसके जर्म प्लाज्म को निकाल लो, और जर्म प्लाज्म को निकाल करके अपने डॉफ समझ रहे, एक वैरायटी थी राइस की, उसमें इंसर्ट करा करके सेमी डॉफ के अंदर उसको बासमती में कन्वर्ट कर लिया, और पूरी दुनिया, अपने यूएस में तो बेच ही रहे हैं और पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, उल्टा हमको बेच रहे हैं, समझ रहे हो, हमारी चीज को ही मॉडिफाई करके हमको दिया जा रहा है। समझ में आया है ना? दुष्ट, कितना बड़ा दुष्ट है, ठीक है। यूएस की बात चल रही है, यस, ठीक है। इतना ही नहीं, समझना, ये पूछा जाएगा कब की बात है? 1997। तो 97 में 2 चीजें बताई हैं मैंने, अभी क्या बताया 97 में? ट्रांसजेनिक काउ, रोजी। और सेम 97 में क्या हुआ? अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट राइट ऑन बासमती। क्या नाम था? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इन्होंने हमारे बासमती राइस को पेटेंट करा लिया। इतना ही नहीं, उसके जर्म प्लांट को निकाल करके, ठीक है, उसके जर्म प्लांट को निकाल करके अपने सेमी डॉफ, समझना मेरे, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन यूएस अब्रॉड। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती had actually been derived from Indian farmer variety। समझ रहे हो ना मेरी बात? इन्होंने इंडियन बासमती को
अपने सेमी डॉफ वैरायटी के संग क्रॉस कराया और बोल दिया कि भाई ये तो नोबिलिटी रखता है, ये हमारा इन्वेंशन है। गलत है ना? ताकत थी इसलिए ना सुन ली भाई, क्या कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा चावल हमें ही बेच रहे हो। समझ में आया? चोर तो है ही भाई। समझ में आया? ताकत है इसलिए चोर है। ठीक है, हाँ। युद्ध होंगे वो सिर्फ, समझ रहे हो, जैसे किसी कंट्री पर सोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे अभी लिथियम का सोर्स मिला है, ठीक है, उसकी वजह से युद्ध छिड़ रहा है। रूस भी लगा पड़ा है, यूएस भी लगा पड़ा है, ये सोर्स तो मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। सेम यही चीज यहां चल रही है। ठीक है, अब समझना मेरी बात। इसको बोलते हैं बायो पेटेंट। तो पेटेंट समझ में आ गया। अब बायो पेटेंट की बात चल रही है। बायो पेटेंट अभी स्टार्ट करता हूं, बायो पेटेंट भी। ठीक है, अब समझना, बासमती के साथ साथ इन्होंने और भी चीजें हमारी पेटेंट करा ली। हमारी टर्मरिक, आप जानते हो हल्दी हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, सुंदरता के लिए यूज करते हैं, कहीं अगर इंफेक्शन हो जाए वहां यूज करते हैं। वो टर्मरिक को यूज करते हो ना। नीम तो तुम्हें पता होगा, गांव गांव में सोचो माताएं आती हैं तो नीम के झरोके लगा दिए जाते हैं खाट के इधर उधर। यहां तक कि सुबह सुबह पटना में देखो लोग दातून करते हैं नीम की पुराने जमाने से। समझ रहे हो ना? यहां तक कि अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, नीम की छाल निकालो, पत्थर पे घिसो, लगा लो, खत्म। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा डीप इन्फेक्शन हो गया है तो नीम ऑयल यूज करते हैं। ये सदियों से यूज करते आ रहे हैं आयुर्वेदा के अंदर, इन्होंने पेटेंट करा लिया। आप समझ रहे हो दुष्ट कितने दुष्ट हैं। सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज, ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। जैसे दो एग्जांपल दे दिए उन्होंने, टर्मेरिक और नीम का। आप समझे नहीं समझे? इफ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर, इसमें हमने इमीडिएटली काउंटर किया था और अपना पेटेंट वापस ले लिया है। यस, दो चीजों का पेटेंट हमने वापस ले लिया है। ठीक है, काउंटर करके। ठीक है, कंट्रीज में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है पायरेसी। समझ में आ गई? पायरेसी मतलब चुरा लेना। बायो पायरेसी का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। बायोलॉजिकल रिसोर्सेस के अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहीं, जैसे आप पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जो और दूसरी दुनिया में नहीं मिलते, मतलब दूसरी किसी कंट्री में नहीं मिलते। ठीक है, और बहुत फेमस हैं। इंडियन आयुर्वेदा पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये लोग छोड़ो, इंडिया छोड़ो, तुमने कई आदिवासियों को देखा होगा जो कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो असाध्य रोगों में भी काम आती हैं। देखा है आपने क्या? अच्छा, हेयर ऑयल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो वो तो खैर समझ रहे, उसके पीछे भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का माइंड लगा हुआ है, नहीं तो बेचारे आदिवासी नहीं जानते। ठीक है, उन्होंने आदिवासी सिस्टम बनाया, प्रोडक्ट बनाया, और बड़े बड़े समझ रहे हो सेलिब्रिटी को ला ला करके ऐड किया। ये अब क्योंकि चीजें ऐसी हो गई हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बेवकूफ बनाने में दुनिया माहिर हो चुकी है। तो तुम सोच रहे हो गंजा प्रेजेंट किसको करेगा, ऐड करेगा? ऐड तो ढूंढ के लाएंगे जिसके बाल बड़े बड़े होंगे। समझ में आया? तो वही तो ऐड करेगा। ऐसे लोग फंस जाते हैं। सबका बाल भी बहुत लंबा लंबा था। सीधे साधे लोग हैं इंडिया के अंदर। हाँ, क्या? इधर आ जाओ, चलो। तो सिंपल सी बात है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जर्म प्लाज्म, इनको अगर कोई पेटेंट कराता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो पेटेंट। क्या बोलते हैं? बायो पेटेंट। समझ गए ना मेरी बात? अंतर समझ में आया बायो पेटेंट और पेटेंट के अंदर? अरे हाँ ना तो बोल दो यस। ठीक है, तो अगर मैं बायो पेटेंट की बात करता हूं, समझ में आ गया बायो पेटेंट क्या है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशंस आर रिच इन, हाँ भाई, बायो पेटेंट किस बेस पर करा रहे हैं, ये डेफिनेशन पूरी पूछी आती है। बायो पायरेसी इज द, अच्छा पेटेंट बोल गया, बायो पायरेसी की, बायो पेटेंट समझ में आ गया, पेटेंट और बायो पेटेंट। अब पायरेसी की बात करता हूं, बायो पायरेसी। बायो पायरेसी इज अ टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी, समझना, हाँ, या अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन, भाई उन्होंने कोई ऑथोराइजेशन भी नहीं दिया, फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल, वहां की देश और उनके लोगों के थ्रू, और विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, ना उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट दिया। समझना मेरी बात, ना तो उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट दिया,
ठीक है, ना उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट दिया, पहली बात, ठीक है, ना उनसे कोई ऑथराइजेशन लिया, आपने उनकी चीजों को गए और वहां से क्या किया, आइसोलेट किया, निकाला और अपनी चीजों के अंदर उसको इनबिल्ड कर दिया और पेटेंट करा लिया। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बायो पायरेसी, चुरा लेना, ठीक है, बहुत प्यारा एग्जांपल है। वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक प्लांट होता है पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना, इससे एक प्रोटीन बनती है ब्राजीन प्रोटीन। अगर मैं ब्राजीन प्रोटीन की बात करूं ना, तो हमारी जो शुगर है जो बहुत टॉक्सिक है, व्हाइट पॉइजन, सोचो उससे 200 गुना ज्यादा, सॉरी 2000 गुना ज्यादा स्वीटनर का काम करती है, लो कैलोरी। तो भाई दुनिया में इसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो इन लोगों को पता चला कि भाई ये तो बड़ी गजब चीज है, लो कैलोरी है और 2000 गुना ज्यादा मीठी है शुगर से, और शुगर पॉइजन है, ये तो भी हर्ब से प्रोटीन है। तो इन्होंने क्या किया, उस प्लांट को पेटेंट करा लिया, उस प्लांट के जर्म प्लाज्म को पेटेंट करा लिया, और अपनी जो मक्का होती है ना, माइस, उसमें इंसर्ट कर दिया, और उसके जो कर्निल्स होते हैं, दाने, उन दानों के अंदर वो प्रोटीन डिपोजिट हो गई, उनको तोड़ा, उससे प्रोटीन आइसोलेट करके पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? पर ये किसकी, कहां की क्वालिटी थी? ये तो बेस्ट अफ्रीकन, उनको कुछ नहीं, ना कोई परमिशन, कोई ऑथेंटिफिकेशन, कुछ भी नहीं। तो इसको कहते हैं बायो पायरेसी। आप पायरेसी कर रहे हो, पायरेसी कर भी कौन रहा है? यूएस। जो ताकतवर है वो करेगा, चुराएगा बस। समझ में आया? आप समझ में आया? तो किसने किया, किसने किया? यूएस। समझ में आया? इतना ही नहीं, इन्होंने उसके जीन को निकाला, ठीक है,
रुक 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 रुक, अब रुक रुक। मैं अभी 1 बजे तक हूँ, 1 सवा तक हूँ। हाँ हाँ, रुक के जा रहे हैं अभी। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खुश रहो। ठीक है ठीक है। एक मिनट सारे बैठो। आज क्लास की स्ट्रेंथ मैं अपने ग्रुप पर डाल दूं, तरुण सर भी। अब रुक। ठीक है ठीक है, चलो। अरे एक बार ट्राई करो सर्विस सर से पूछ करके। बोल दिया? हाँ, नीचे क्लास ले रहे हैं। कहाँ है वो? सबको बुला लो भाई, इससे दूर रहना। इधर देखिए सर। हाँ हाँ यार, हाथ का ध्यान रखना। फोटो भी क्लिक कर लेना कुछ, है ना। यस, सामने से हटो। देख, सारे बच्चे तभी बैठेंगे, एक बार सामने से ऐसे ऐसे बना लेते हैं। ऐसे सचिन, ऐसे करो, ऐसे 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 कर सकते हो, ऐसे। सचिन को दियो, सचिन को। एक मेरे कैमरे से सेल्फी ले। और ऊपर हाथ उठाओ, एक हाथ छोड़ो ना। मेरे मुंह पर क्या है? अब अरे हो गया भाई, अब थोड़ा ऐसे से करो इन लोगों पे। अरे मैं जगह रहा हूं, केक को मत। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पीछे बोर्ड से दूर रहना है, बोर्ड से दूर रहना है, बोर्ड टूट जाएगा। नहीं नहीं, हट हट, इसको नीचे कर दे सर। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। बस, बोर्ड से तो वो बंद कर देंगे तुरंत। नहीं, बोर्ड से हट जाओ सारे लोग, बेटा पीछे पीछे से आगे आ जाओ। हाँ भाई, ध्यान देना, ध्यान देना। बस इधर आ जाओ, बोर्ड से इधर साइड में आ जाओ, साइड में। अरे कहाँ गया? एक मिनट जाओ, सर को आ जाना तो। ठीक है, बोलो तो शांति से बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी हट तो बनता है ना। हाँ। सर आ जाए। गए थे?
देखो 2 मिनट के लिए आ जाए, कह देना। क्लास में क्या सर? क्या? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अरे यार, वीडियो बनवाए। हाँ, अब एक फोटो। अरे आने तो पीछे भी। अरे तुम, क्या नाम है इसका? इसका नाम इधर आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ इधर सब लोग। सर हमको दीजिए, ऊपर से ले लेते। ऐसे ले लो, ठीक है। हाँ हाँ, ये सही है। और बस ये बनाएगा ना, इससे बना। क्या कर रहा है भाई? बोर्ड से दूर ना, बोर्ड से दूर ना, बोर्ड से दूर। वीडियो चालू करना भाई, वीडियो चालू करना। ठीक है, बस बोर्ड यहीं खड़े रहना है ना, यहीं खड़े रहना भाई। एक फोटो लीजिए आप हमको। चलो। बस बोर्ड का ध्यान रखना है ना। अब एक काम करो, थोड़ी सी जगह छोड़ो। अरे क्या नाम है? थोड़ी सी जगह छोड़ो इन बच्चों के लिए। अब सही है। बोर्ड का ध्यान रखना, बोर्ड का भैया, बोर्ड का ध्यान रखना। यही यहाँ खड़े रहो, यहीं पर ही खड़े रहो। बोर्ड का ध्यान रखना। सर आप लगो। ठीक है, पकड़ो भाई, अरे हाथ लगाओ। अरे ये तो लगाओ। नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। ठीक है, नहीं सर्वेश सर को मैं खिलाता हूँ पहले ना, बस मैं। बर्थडे नहीं है। उन लोगों को खींच ले हम दो। तो आप लगाओ। आज पूरी स्टैंड है, आज सारे बच्चे आए हैं।
बस केक खा लिया, अब केक नहीं, अब नहीं, अब बहुत खा लिया, तुम समझो। मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा लूंगा, थोड़ा सा नुकसान करेगा बहुत ज्यादा। मंगा दिया। पेमेंट कर दिया, वो लेके आ रहे हैं नीचे वो उसको। भाई पहले तो थैंक यू सबको, ठीक है, और ढेरों सारी शुभकामनाएं 2025 को क्रैक करने के लिए। क्लियर है? ये भूल देख, जिसकी फोटो लेनी होती है उसको गायब कर देते हैं। टिश्यू है सर, हम दोनों भाई हैं सर, एक बार हम लोग सर ले लीजिए। सगे भाई हैं? सगे भाई। अच्छा, एक बार लो भाई, हम दोनों का लो। अरे हम भी एक बार तो चल जाएगा। हुआ बे, घसकाओ ऐसे, घसकाओ ना, ऐसे घसकाओ। ऐसा लग रहा है तुम दोनों ने मुझे अरे एक फोटो, एक फोटो। अच्छा, मेरा मोबाइल किसके पास है? ये रहा। एक अपनी क्लास का एक साथ, तुम लोग यहाँ आ जाओ, एक पूरी क्लास का आ जाए। ये जवाब है? इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। पॉसिबल है? ऊपर से लेना पड़ेगा तुझे, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से। हाँ, मेरे से भी। अरे हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। सर मेरा कैमरा में देखे नहीं। सर एक बार तैयारी कैसी चल रही है? छोड़ना है उसको। सर एक बार याद है कि सर थैंक यू सर। वेलकम सर। मेरे से लिया? हाँ सर एक उधर देखो, चल ला जा। ठीक है सिलेक्शन के बाद, ठीक है। बिल्कुल सर आएंगे, इसी साल आएंगे। बस यही। भाई हो गया आ रहा हूँ। हाथ उठा सकिएगा। हाँ हाथ अलग है, ये वाला हाथ अलग है। चल एक बार
अरे कहा था ना भाई। थैंक यू। मोबाइल किस पे था? ठीक है फिर ठीक है। थैंक यू। सारे बच्चे आ जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा एक काम और कर, इन बच्चों